हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज के सिलेक्शन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर रिलेटेड टू द एक्स लिमिटेड। ऑपरेटिंग इनकम आपको दे देगा EBIT जिसको हम बोलते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 11,40,000। 12% डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट देते हैं आप, जो कि 20 लाख के हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल यानी कि के ही आपको गिवन है 15%। अब देखो, अब आगे क्या कह रहा है। ए पार्ट में हमसे कह रहा है डिटरमाइन द करंट वैल्यू ऑफ द फर्म यूजिंग द ट्रेडिशनल वैल्यू अप्रोच। आपको सेम क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ अ फर्म निकालना है, वैसे ही निकलेगा जैसे अभी तक हम निकालते हैं। बी पॉइंट में हमसे क्या कहता है, कंप्यूट द ओवरऑल कैपिटलेशन रेट। आपको के नॉट निकालना है, कैपिटलेशन रेट ओवरऑल यानी कि के नॉट। वो हम कैसे निकालते हैं, EBIT डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ अ फर्म। तो जब आप वैल्यू ऑफ अ फर्म निकाल लेंगे तो उसी से हम उसी के हेल्प से ये ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट निकल जाएगा। सी पॉइंट में हमसे कह रहा था फर्म इज कंसिडरिंग टेकिंग एडिशनल डेप्ट ऑफ। जो फर्म है वो क्या कर रही है, एडिशनल डेप्ट ले रही है। कितने, 10 लाख। 10 लाख यानी कि ओवर डिबेंचर्स ले लिया, तो टोटल कितना हो जाएगा 30। 20 पहले के हैं और 10 अब आ गए, 30 हो गया। एंड यूजिंग द प्रोसीड टू रिटायर द अमाउंट ऑफ इक्विटी। और जो इसके कंपेयर में इक्विटी का अमाउंट है उसको रिटायर कर देगी, ठीक है। एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज द फाइनेंशियल रिस्क। जब डिबेंचर लोगे तो भैया रिस्क तो बढ़ेगा ही, चीपर सोर्स तो है, ठीक है, लेकिन रिस्क तो बढ़ेगा ही। और KD यानी कि कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स इज लाइकली टू ग्रो अप टू 14%। और कितना बढ़ा देगी उसे, 14%। एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी चेंज हो जाएगा 18%। वुड यू रिकमेंड दिस प्लान। क्या आप इस प्लान को, जो सी पार्ट में बताया गया, इसको रिकमेंड करोगे कंपनी को या नहीं करोगे। अगर देखो फर्म का वैल्यू बढ़ता है तो हम रिकमेंड कर देंगे, और नहीं बढ़ता है तो हम नहीं करेंगे। मतलब इसका डिसीजन हम कैसे लेंगे, फर्म की वैल्यू को देखकर, ठीक है। हाँ, तो 2 बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। फर्म का वैल्यू हमें 2 बार निकालना है, एक बार तो निकालना ही है जिसमें हमारा A और B पॉइंट कवर हो जाएगा, और सी पार्ट में भी दोबारा से हमें फर्म का वैल्यू निकालना है जिसमें हमारे डिवेंचर्स 10 लाख और बढ़ गए हैं। और उस हिसाब से फिर हम दोनों फर्म्स की वैल्यू को कंपेयर करेंगे। जिसका वैल्यू हमें लगता है ज़्यादा है उसी को हम चुनेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सेम वैसे ही करना है जैसे अभी तक हमने करा है। तो ये लिख लिया हमने। अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, EBIT जो हमें बुक में गिवन है। जैसे अभी तक हमने करा है ना, सेम हमें वैसे ही करना है, ठीक है। और ये हमें गिवन है बुक में 11,40,000, ठीक है। तो ये जो EBIT ये इसी के लिए भी यही रहेगा, है ना। जब वैल्यू ऑफ फर्म आप निकालेंगे, जब डिवेंचर आपके बढ़ जाएंगे तो ये 11,40 सेम रहेगा, हमने इसलिए यहाँ पे लिख दिया। अब लेस करेंगे हम इंटरेस्ट हम माइनस करेंगे, और ये कितना आएगा। अभी हमारे पास जो डिबेंचर्स है इस केस में वो 20 लाख है। 20 लाख पे आपको 12% इंटरेस्ट देना है, तो उस हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ जाएगा 2,40,000। और अब इसका, जिसमें हम डिबेंचर्स बढ़ा दिए हमने, 10 से कितने कर दिए, 20 से कितने कर दिए, 30 हो जाएंगे टोटल, क्योंकि 20 थे और 10 हमने बढ़ा दिए तो टोटल हो गया 30। तो 30 लाख, ठीक है। तो 30 लाख का निकालेंगे हम कितना, डिबेंचर पे 14% हम दे रहे हैं, तो 14% कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये क्या कहलाएगा हमारे लिए, माइनस कर दिया हमने इसको, ये आया 9 लाख, 7,20,000 उधर तरफ आया है। ये होता है हमारे लिए अर्निंग्स अवेलेबल टू दी इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। ये आ गया। अब इसमें से हमें क्या करना होता है, पहले हम यहाँ पे अपना कैपिटलाइजेशन रेट लिखेंगे। कैपिटलाइजेशन हमें रेट वो गिवन है, दोनों के लिए अलग रेट है। देखो, जब हमारे शेयर्स 20 लाख है, तो सॉरी, जब हमारे डिबेंचर्स 20 लाख है तो हमारा जो रेट है वो 15% हमें गिवन है। और जब ये बढ़ा दिया गया है तो ये कितना हो गया, 18%, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे इनकी हेल्प से, अपना मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालेंगे। ये कैसे निकलेगा, जो भी आपका अर्निंग्स आया है 9 लाख, उसको करेंगे इंटू 100 डिवाइड बाय 15। 7,20,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 18, ठीक है, ठीक है। ये निकल गई हमारी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। अब इसके बाद हम इसमें क्या ऐड करते हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स हम इसमें ऐड करते हैं। तो मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स क्या आएगा, यहाँ पे तो हमारे 20 लाख है, तो हम लिखेंगे 20 लाख।
और यहाँ पे हमारी कितने हो गई हैं 30, क्योंकि 10 उसने एडिशनल जारी कर दिए। तो अब इनको हम प्लस कर देंगे, ये आ जाएगा 80 लाख और ये आ जाएगा 70 लाख। ठीक है, अब देखो ये हमारा क्या कहलाता है, वैल्यू ऑफ फर्म। क्वेश्चन हमसे यही निकलवा आ रहा था ना कि क्या करो, एक तो वैल्यू ऑफ फर्म निकालो, दोनों का एडिशनल अप्रोच अभी ट्रेडिशनल अप्रोच लगा के तो हमने निकाल लिया। ये तो हो गया हमारा ए पार्ट। अब बी पार्ट में हमसे क्या कह रहा था कि आप ये बताओ कि हमारा जो कॉस्ट है वो कितना आएगा, मतलब आपको कॉस्ट कैलकुलेट करना है, ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट। तो हम यहाँ लिखेंगे ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट, वो आएगा कैसे निकलता है, EBIT डिवाइडेड बाय V मतलब वैल्यू ऑफ द फर्म। आपको इससे डिवाइड कर देना है तो आपको K0 जिसको हम बोलते हैं वो मिल जाएगा। तो ये हमारा EBIT कितना है, ऊपर देखो 1140 गिवन है ना, तो 1140 को डिवाइड करेंगे हम 80 लाख से, 1140 डिवाइड हो जाएगा 80 लाख से। ये हमें मिल गया 14.25%, क्योंकि इंटू में 100 भी करेंगे तो हमें ये परसेंट मिलेगा 14.25। अब ऐसे ही इसका भी निकाल दो, इसका कितना आएगा, यही सेम हमें डिवाइड करना है EBIT को, जो कि हमें कितना गिवन है 1140 बुक में गिवन है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 70 से। ये हमें मिल गया 16.29, क्योंकि 5 से बड़ी आती है डिजिट, तो मैंने आपको बता रखा है कि हम क्या करेंगे, इसमें थर्ड डिजिट 5 या 5 से बड़ी होती है तो सेकंड वाली में प्लस करते हैं, 16.29 आएगा। यहाँ लिखेंगे 16.29। ठीक है, ये हम परसेंट में लिखेंगे। ओके, ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अभी ये पूरा नहीं हुआ है, पहले तो देखो पॉइंट में, एक बार मैं आपको क्वेश्चन शो करती हूँ अगेन। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा था कि पहले तो आपको निकालना है डिटरमाइनेशन करंट वैल्यू ऑफ द फर्म यूजिंग ट्रेडिशनल अप्रोच। करंट वैल्यू निकालना है फर्म का, हमने निकाला करंट अभी, यानी कि अभी निकाला हमने 80 आ गया। ठीक है, उसके बाद ये ए पार्ट था। उसके बाद हमसे क्या कह रहा था कि कंप्यूट द ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट, कैपिटलाइजेशन रेट निकालो, वो हमने निकाला, आ गया 14.25। उसके बाद हमसे क्या कह रहा है, द फर्म इज कंसिडरिंग टेकिंग एडिशनल डेप्ट, एडिशनल डेप्ट लेगी 10 लाख के और 15-20 पहले के, तो हो गए 30। और उसके बाद आपको बताना है KD उसने कर दिया 14 और KE कर दिया 18%। तो अब बताओ कि आप ये प्लान रिकमेंड करेंगे या नहीं करेंगे। तो इसका डिसीजन कैसे लेंगे कि रिकमेंड करना है नहीं करना, इसका डिसीजन हम लेंगे इन फर्म्स की वैल्यू को देख के। तो देखो पहले 80 थी, अब 70 होगी, तो फर्म की वैल्यू तो घट गई है। जब फर्म की वैल्यू घट गई है तो फिर हम थोड़ा रिकमेंड कर सकते हैं इस प्लान को, बताओ आप ही। अगर फर्म का वैल्यू बढ़ता तो हम रिकमेंड कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे तो हमारे जो फर्म का वैल्यू है वो घट रहा है, तो हम यहाँ पे साफ साफ मेंशन करेंगे। पहले तो हम यहाँ लिखेंगे सी पार्ट में हमसे यही पूछ रहा था। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे प्लान इज नॉट रिकमेंडेड बिकॉज इंक्रीज इन प्रोपोर्शन ऑफ डेप्ट वुड लोअर द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ अ फर्म, कि मार्केट वैल्यू को वो लोअर कर रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे, ये देखो इस पॉइंट को हमने यहाँ लिख लिया है कि जो हमारा प्लान है उसको हम रिकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि बिकॉज इंक्रीज प्रोपोर्शन ऑफ डेप्ट, जो हमने प्रोपोर्शन डेप्ट का बढ़ाया था, एडिशनल डिबेंचर्स जो हमने इशू किए थे, वुड लोअर, वो क्या कर रहे हैं, लो कर रहे हैं हमारी टोटल मार्केट वैल्यू को ऑफ अ फर्म की। कितना कर रहे हैं, 80 से 70 कर रहे हैं। तो ये जो कम कर रहे हैं, इस वजह से हम इस प्लान को रिकमेंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आसानी से हो गया। और आज के लेक्चर में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड।